कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? सीबीआई जांच कहां तक पहुंची? आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर क्या खुलासा हुआ? डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? हॉस्पिटल्स में रात में लेडी डॉक्टर्स आखिर क्यों डरी रहती हैं? आज आपको एक एक रिपोर्ट दिखाऊंगी। इस देश के डॉक्टर्स की राय आपके सामने होगी, बिना किसी फिल्टर के होगी। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलती हूं कोलकाता, जहां डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए आज भी प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। 12 दिन पहले कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई। रेप के साथ उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से देश भर में गुस्से का उबाल है। कोलकाता में डॉक्टर्स बड़ा मार्च निकाल रहे हैं। मार्च में आर्जिकर अस्पताल से जुड़े हुए 250 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है। ये मार्च सीबीआई दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य भवन तक निकाला जा रहा है। थोड़ी देर में पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ इंसाफ के लिए कोलकाता में मार्च करने जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के हाथों में तख्तियां हैं, वी वांट जस्टिस के नारे हैं। उनका कहना यह है कि यह प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता और दोषी को सजा नहीं हो जाती। कोलकाता की डॉक्टर बेटी की इंसाफ के लिए केवल डॉक्टर्स ही सड़क पर नहीं हैं। आज पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ममता सरकार को घेर रही है। देरी से ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जागे है। राहुल गांधी से बार बार मीडिया सवाल पूछती रही कि आप दलितों के शोषण को लेकर तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार हुआ, आपका रिएक्शन क्या है? तो उन्होंने कह दिया कि वो मामले को डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो इस मामले पर बोलेंगे, जल्द बोलेंगे। अब वो कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे तो भगवान मालिक है, लेकिन आज खाना पूर्ति जरूर हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी आज सड़क पर निकली है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। और कांग्रेस पार्टी नहीं, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का धरना प्रदर्शन भी आपको दिखा दें। श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास बीजेपी धरना दे रही है। बीजेपी के प्रोटेस्ट में केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी का ये प्रोटेस्ट अगले रविवार तक चलेगा। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। कल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आर्जिकर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर दे। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर्स की सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न है। डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी पर फूट रहा है तो वो है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर। संदीप घोष पर संगीन आरोप हैं और आज से नहीं है,
1 साल से ये आरोप उनके ऊपर हैं। इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के बाद सीबीआई का अगर कोई प्राइम सस्पेक्ट है तो वो संदीप घोष है, और यही वजह है कि सीबीआई 16 अगस्त से लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। आज भी सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से सवाल जवाब किए गए। संदीप घोष सीबीआई के कई सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है कि सीबीआई आज फिर उन्हें बुलाकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। संदीप घोष से 6 दिन में 64 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन करीब 15 घंटे की पूछताछ हुई, दूसरे दिन 13 घंटे की पूछताछ हुई, तीसरे दिन 13 घंटे की, चौथे दिन 13 घंटे की और 5वें दिन 11 घंटे की पूछताछ हुई, और अभी लगातार पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, जो लगातार अभी कुछ और दिन चलेगी, क्योंकि संदीप घोष किसी भी सवाल का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। संदीप घोष पर पीड़िता के मां बाप से लेकर कई लोग पहले भी कई संगीन आरोप लगा चुके हैं। वो आरोप क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। संदीप घोष पर पहला आरोप यह है कि वारदात का पता लगने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सवाल पूछा कि 3 घंटे के बाद यह एफआईआर दर्ज क्यों की गई। दूसरा सवाल, माता पिता को शव दिखाने में 3 घंटे तक इंतजार क्यों करना पड़ा। तीसरा सवाल, सेमिनार हॉल से सटे हुए कमरों के रेनोवेशन की मंजूरी आखिर क्यों दे दी गई, जबकि वो एरिया उसकी सैंटिटी बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी तो अस्पताल प्रशासन की थी और फिर पुलिस की थी। चौथा सवाल, घटना के बाद मोबाइल का डेटा डिलीट किया गया, आखिर उनमें ऐसे क्या तथ्य थे, क्या सच्चाई थी, किसे फोन मिलाया था, किसे मैसेज दिया था, या किसका मैसेज आया था जिसे डिलीट किया गया। सीबीआई सवाल पूछ रही है। सवाल यह कि आत्महत्या बताने की आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी प्रिंसिपल को। ये संदीप घोष ने परिवार वालों को यह कह दिया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया, जबकि वो शरीर, वो शव, वो डेड बॉडी कतई ऐसी नहीं दिख रही थी कि किसी ने सुसाइड किया हो। दूसरा सवाल ये, क्राइम सीन का रेनोवेशन क्यों और किसके कहने पर किया गया। तीसरा सवाल, बिना फैक्ट्स के परिवार को जानकारी क्यों दी गई। और चौथा महत्वपूर्ण सवाल, क्राइम सीन को सुरक्षित आखिर क्यों नहीं रखा गया। सवाल कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी पूछा गया कि क्यों नहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से, वहां के प्रिंसिपल की ओर से पहली एफआईआर दर्ज कराई गई, पहली कंप्लेंट दर्ज कराई गई। ये तमाम सवाल हैं जो संदीप घोष की भूमिका को लेकर खड़े होते हैं। अब घटना के बाद संदीप घोष ने किससे संपर्क किया और कथित तौर पर किससे बातचीत हुई और किसका संरक्षण संदीप घोष को मिला हुआ है, ये आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्यों? क्योंकि संदीप घोष के खिलाफ आज सबसे बड़ी गवाही खुद एक डॉक्टर ने दी है। इनका नाम है डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय, जो कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल के महासचिव हैं। डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय का दावा यह है कि संदीप घोष के ऊपर बंगाल के कई पावरफुल लोगों का हाथ है और इसलिए संदीप घोष ने इतनी आसानी से ये सब कर लिया। ये तो हम लोग बोल रहा है, ये ताकत तो सिर्फ संदीप घोष का नहीं है, उसके पीछे आरोप और सब ताकतदार आदमी उनका पीछे है, और डॉक्टर है, वो बाहर का भी आदमी है, जिनका मदद से ये काम कर रहा है। इनके साथ जो ये भी हम लोग बोल सकता है कि उसके साथ जो वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स का पॉलिटिकली जो लोग बहुत पावरफुल है, उसके साथ भी रिलेशनशिप है। नहीं तो क्या एक संदीप को क्या ये सारे चीज कर सकते हैं। उस दिन आप जो बोल रहा था, जो वो तो एविडेंस को उनको मिटाने के लिए जो काम किया है, उनके साथ हमारे पास ये खबर है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल काम में उधर आए थे, इंजीनियर को बोला करने के लिए, इंजीनियर को ये एंटर कर दिया कि हमारे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं, हम लोग काम नहीं करेंगे। तब उनको बोला ठीक है, आपका ऑफिसर से हाई लेवल का ऑफिसर से बात कर लेंगे, अभी अभी हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो जिधर क्राइम सीन है, जिसका सैंक्टिटी ठीक से रखना चाहिए, क्या उधर क्या इतना इमरजेंसी क्या था जो वो सारे रेनोवेशन के काज, तोड़ने के काज अभी शुरू करने का था।
सीबीआई को पता है कि संदीप घोष कई राज जानता है। रेप मर्डर कांड के पीछे कौन कौन हो सकता है ये भी उसे पता है, लेकिन अभी तक की पूछताछ में सीबीआई को कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला है जिससे संदीप घोष को गिरफ्तार किया जा सके। इस बीच कोलकाता पुलिस संदीप घोष के खिलाफ कई मामले दर्ज कर रही है। कोलकाता पुलिस संदीप घोष के खिलाफ मामले दर्ज कर अपनी कस्टडी में उसे लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ये नहीं चाहती कि सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करे, कोई नार्को टेस्ट हो संदीप घोष का, और इसी से ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि कोई पुलिस संदीप घोष को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। खैर, कोलकाता पुलिस की तरफ से उस पर मामले दर्ज करके उसे गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। अब क्या क्या मामले दर्ज किए गए हैं वो आपको बता दें। संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज किया गया है। उन पर अवैध कमीशन लेने और नियुक्तियों में हेरफेर करने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी कोलकाता पुलिस संदीप घोष को नोटिस भेज चुकी है। तो पूर्व प्रिंसिपल को अपनी कस्टडी में लेने की ये कोलकाता पुलिस की पूरी तैयारी है और पूरी रणनीति है। संदीप घोष के खिलाफ अस्पताल के कई लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसका रसूख ऐसा रहा कि उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बरस पहले उन हॉस्पिटल का एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, उन्होंने एक 1000 पेज का नोथी मीडिया में दिखाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इसमें ये संदीप घोष के समय में जितने करप्शन हुआ है, ये करप्शन है, ये जो एक्सटॉर्शन है, ये जो मेडिकल वेस्ट जो है उसके लेके करप्शन है, जो छात्र छात्री है उनको पास या फेल करने के लिए उनको पैसा का लेन देन का आरोप था। ये सारे आरोप के साथ उन्होंने एक फाइल किए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। हमारे पास जो जानकारी है कि वो जो फाइल रेडी हुआ था क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस, उनको बोला है इनको जांच करने के लिए। एक बरस से विजिलेंस में या कोई डिपार्टमेंट के कोई कदम नहीं उठाया उनका ऊपर। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, संदीप घोष को लेकर कई सारी नई बातें सामने आ रही है और उन पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। कैसे, ये आपको बताते हैं। संदीप घोष पर यह आरोप लगा है कि वो पैसे लेकर छात्रों को पास करने का काम करते थे। उनके नंबर बढ़ाने का काम पैसों के लेन देन पर ही होता था। उन पर इंटर्न्स को परेशान करने का आरोप भी है। आरोप ये कि जो लोग इस पैसों के लेन देन का, इस एक्सटॉर्शन का विरोध करते थे, उन्हें फेल तक करा देता था संदीप घोष। जरा सोचिए, उन स्टूडेंट्स को, यानी कि विरोध करने वाले स्टूडेंट्स को टॉर्चर भी किया जाता था। अब सोचिए जरा, मेडिकल की पढ़ाई, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने के बाद कोई डॉक्टर बनना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, कितना इतना पाक प्रोफेशन है, उसमें ये गंध मची हुई थी। आप देखिए, महीनों तक सर्टिफिकेट रोक कर रखने का आरोप संदीप घोष पर है। पूर्व प्रिंसिपल के साथ पूरा का पूरा एक गैंग जुड़ा हुआ था। कैंपस में जो पार्किंग होता है, पार्किंग से एक्सटॉर्शन होता है। जो कैंपस का अंदर, कैंपस का कुछ बाहर में भी कुछ जो दुकान होता है, दुकान से होता है। कॉलेज का जो फेस्ट होता है वो फेस्ट लेके होता है। हॉस्पिटल वेस्ट लेके, हॉस्पिटल वेस्ट को ठीक तरीके से इधर उधर करने का, ये इसका भी आरोप है। ये सारे जो नहीं करना चाहिए एक मेडिकल कॉलेज में जो नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज ये सब छोड़ के उन लोगों को, किसी को पैसा लेके पास नंबर की बढ़ा देता था, जो पैसा नहीं देते उनको फेल कर देते थे। ऐसा भी आरोप है उन लोगों का। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। इसीलिए हम लोग बोल रहा है जो 9 अगस्त जो इंसिडेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि से कोई दिन का ये मामला है। इसमें कोई भी सोच सकता है कि हम इधर कुछ भी कर सकता है, हमारे लिए कोई कानून कुछ नहीं करेगा, हम लोग किसी को कुछ भी कर सकते हैं। उसका हाईएस्ट लेवल का जो क्राइम उस दिन हो गया।
संदीप घोष के नेक्सस में कौन कौन है, इस केस के बारे में किसके पास कौन से राज है। सीबीआई एक एक करके हर किरदार को बुलाकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय से भी संदीप घोष के बारे में पूछताछ कर रही है। संदीप घोष के बारे में तो हमने आपको बताया ही, जो कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है उससे सीबीआई पूछताछ पहले से ही कर रही है। इसके अलावा अरूप दत्त जो कि कोलकाता पुलिस के एएसआई हैं, उनसे भी आज पूछताछ होगी, उन्हें भी सीबीआई ने तलब किया है। इसके अलावा अस्पताल ग्रुप डी के स्टाफ के कर्मचारी पूजा कायल से भी सीबीआई ने पूछताछ की। वारदात से पहले पीड़िता के साथ डिनर करने वाले अस्पताल के उन 4 मेडिकल स्टूडेंट से भी अलग अलग सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई इन सभी लोगों से संदीप घोष के बारे में भी और इन लोगों का संदीप घोष से कनेक्शन क्या है वो भी तलाशने की कोशिश कर रही है। जो हम लोग बोल रहा है सिर्फ संदीप घोष नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए एक लुम्पेन का जो नेक्सस है, ये नेक्सस उधर ये काम चला रहा है, ऐसा जो घटिया काम चला रहा है, ये सिर्फ आर्जिकर में नहीं है। ये जो करप्शन, ये जो एक्सटॉर्शन, ये जो नहीं करना चाहिए, उनका जो एक माहौल सारे वेस्ट बंगाल में सभी मेडिकल कॉलेज में सभी अस्पताल में ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया है इन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल में मिल, तो इसका जो फॉलोआउट है अभी जो उधर कोई भी कुछ कर सकता है या हम लोग कुछ कर सकता है, कोई मुझे कुछ करने के लिए नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा एक माहौल उधर हुआ है। कौन अंकुश लगा सकते हैं, तो भी बार बार उनका तरफ मूवमेंट हुआ है। जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने, जूनियर डॉक्टर ने पहले भी मूवमेंट किया है, जो मूवमेंट किया है उनका ऊपर भी उन लोगों को बहुत सारे अत्याचार किया है। ऐसा ही उनका ताकत था उस समय, तो वो जो कुछ चाहते हैं वो वही कर सकते हैं, जो उनका विरोध कर सकते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनको बदली कर सकते हैं, उनका इंटर्नशिप कंपटीशन रोक देते हैं। सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय से 8 और 9 अगस्त के पूरे सीक्वेंस के बारे में लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक संजय रॉय ने जितने बयान दिए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। सीबीआई को संजय रॉय के बयान बनावटी और पहले से ही तैयार लग रहे हैं, जैसे किसी ने बताया हो कि सीबीआई को आखिर जवाब क्या देने हैं। कल जब आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने कोलकाता पुलिस को एएसआई अरूप दत्त को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त की जो तस्वीर थी वो भी आप देखिए। अरूप दत्त दौड़ते हुए सीबीआई के दफ्तर में दाखिल हुए थे। इस मामले में एएसआई अरूप दत्ता से सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई की जांच में एएसआई अरूप दत्त की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। फिलहाल सीबीआई उनके बयान की जांच कर रही है और उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्त और रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय एक दूसरे को पहले से जानते थे। कैसे, वो इस तस्वीर को आप देखिए। दोनों की एक साथ की एक तस्वीर सामने आ चुकी है। इस तस्वीर में लेफ्ट में सबसे आगे संजय रॉय है और वहीं दाहिने हाथ पर काली टी शर्ट में एएसआई अरूप दत्त है। संजय रॉय को 2019 में आपदा प्रबंधन समूह के लिए सिविक वॉलंटियर के रूप में भर्ती किया गया था, लेकिन उसने वहां कभी काम नहीं किया। वो कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड के लिए काम करने लगा। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार संजय रॉय ने वारदात वाली रात अरूप दत्त को कई बार कॉल किया था। अरूप दत्त पुलिस वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी हैं और संजय रॉय उन्हीं के बैरक में ही रहता था। और उस रात घटना को अंजाम देने के बाद संजय रॉय अरूप दत्त की ही बैरक में पहुंचा था। इधर डॉक्टर बेटी के इंसाफ को लेकर डॉक्टर्स अभी भी सड़क पर हैं। वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इंटरिम रिपोर्ट देनी है और अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए उन्हें 2 महीने तक की डेडलाइन दी गई है। सवाल ये है कि अगर डॉक्टर्स आवाज ना उठाते, सड़कों पर वो प्रोटेस्ट ना करते, तो क्या कोर्ट का, क्या सरकार का, क्या प्रशासन का कभी इस ओर ध्यान जाता? कई अस्पतालों में तो डॉक्टर्स को इनह्यूमन कंडीशन में काम करना पड़ता है। ज्यादातर अस्पतालों में प्रॉपर रेस्ट रूम नहीं है,
लेडी डॉक्टर्स के लिए अलग से कोई जगह चिन्हित नहीं है, कहीं बेड नहीं है तो कहीं पर्दे नहीं हैं। हमारे डॉक्टर्स आखिर किन कंडीशन में काम करते हैं, ये देखना आज पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने राजधर्म का पालन किया। हमने देश के बड़े अस्पतालों के रियलिटी चेक करने की कोशिश की। सबसे पहले आपको दिल्ली का जीटीबी अस्पताल दिखाती हूँ, वहाँ की हालत समझाती हूँ। इस वक्त हम जीटीबी हॉस्पिटल में हम और ये एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का रेस्ट रूम है जहां सभी डॉक्टर्स आराम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक पुरानी सीट्स दिखाई देंगी, 2 बेड हैं, यहीं पर लंबी शिफ्ट चलती है तो डॉक्टर्स रेस्ट कर रहे हों। यहाँ एक वॉशरूम है, अगर आप आएंगे तो नॉट यूजेबल है। ये वॉशरूम जो है दरवाजे की हालत बता रही है, तो इसको यूज नहीं करते, बंद कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ साफ नहीं होगा तो डॉक्टर बैठ नहीं पाएंगे। लॉक की स्थिति आप देख लीजिए, लॉक टूटा हुआ है, स्टेपल करके लॉक को हटाया गया है। डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। सर, हम आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं कितने घंटे की शिफ्ट होती है और इस कमरे में किसी गिवन टाइम में कितने डॉक्टर्स रहते हैं? हमारे पास गिवन टाइम 4 से 5 डॉक्टर्स होते हैं, उनमें से 2 से 3 डॉक्टर्स की 24 आवर्स की शिफ्ट होती है और बाकी जो 2 डॉक्टर्स हैं उनकी 16 आवर्स की शिफ्ट। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सभी एनेस्थीसिया वाले यहीं आराम करते हैं। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब और अब वर्किंग कंडीशन पे बात हो रही है, तो किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी मांग क्या है? एक तो थोड़ा वॉशरूम बेटर हो जाए, वॉशरूम हम यूज नहीं कर पाते यहाँ पर। पीछे एक कॉमन वॉशरूम है जो कि सारे डॉक्टर्स और स्टाफ सब यूज करते हैं, तो वही इकलौता वॉशरूम है यहाँ पे। दूसरा, इस कमरे में भी इसकी भी बहुत बड़ी हालत रहती है, ऊपर से पानी टपकता रहता है कभी कभी और दरवाजे सही से लॉक नहीं हो पाते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम है। तो सरकारी अस्पताल में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि बेडशीट नहीं है, बेड कवर नहीं है। डॉक्टरों की जरा रेस्ट रूम का हालात देख लीजिए। इनका ये बेड का गद्दा फटा हुआ है, यहीं पे डॉक्टर्स के रखे हैं बैग, पीछे ओटी है, तो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को वहां जाना होता है। और अगर आप बाहर जाएंगे तो ये यहाँ कॉरिडोर का हाल देख लीजिए, ये कॉरिडोर है, तो ये वो सब स्थिति है। अगला रूप यहाँ गायनी वाला होता है, देखिए जरा एक बार नॉक करके हम देखते हैं, तो ये वॉशरूम नहीं है। तो मैम ये देखिए, ये गायनी डिपार्टमेंट का रेस्ट रूम है जहां डॉक्टर्स रेस्ट करती हैं। उनको लंबी शिफ्ट करनी होती है लेकिन सुविधा नहीं है। मैम, किस तरह की एक एट ए टाइम कितने डॉक्टर होते हैं यहाँ? एट ए टाइम 4-5 गायनी टीम से 5 तो 5 होंगे। 5 के लिए सिर्फ यही 2 शिफ्ट कितनी लंबी चलती है? 12 आवर्स। लंबी उससे ज्यादा 24 आवर्स की भी होती है। मतलब ऐसे होता है कि वार्ड में ओपीडी, वार्ड और फिर ओपी वैसे मिला के 24 आवर्स हो जाते हैं, फिर अगले दिन भी जाना। अच्छा, बट एट वन प्लेस 12। जब आज विमेन सेफ्टी की बात हुई तो किस तरह के कंसर्न होते हैं जब आप यहाँ आते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ लोग पेशेंट की कोई कमी हो तो जिक्र होता है, डॉक्टर को क्या कमी है वो कोई बहुत कम पूछते हैं। मतलब हम लोग रात में भी यहाँ पे ड्यूटी में रहते हैं। गायनी मोस्टली वुमेन डिपार्टमेंट है, सारे डॉक्टर्स फीमेल्स ही हैं। अब ऐसा होता है रात में हमारे वार्ड में पेशेंट्स रहते हैं, तो किसी भी पेशेंट को कुछ भी कंप्लेन होती है तो हमें रात में जाना पड़ता है उनको देखने। यहाँ से न्यू बिल्डिंग जाते हैं, पूरा एरिया में अटेंडेंट्स होते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली लाइट यूजुअली काम नहीं कर रही। सुबह के 4 बजे तो हम यहाँ से उठ के वहाँ जा रहे होते हैं तो अंदर तो डर लगता है। 500 से 700 मीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ लाइटिंग है, हमारे वार्ड डर लगता है। और कभी कभी लिफ्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे तो हमें स्टेयर्स भी लेनी पड़ती है, जहाँ पे कोई बहुत ही सुनसान, कोई लाइट्स नहीं होती, सुनसान एरिया होता है एंड नोबडी इज देयर फॉर सेफ्टी। तो देखिए ये ग्राउंड सिचुएशन है। इस 2 बेड पे यहाँ फाइल्स हैं, डॉक्टर्स के बैग हैं, यहीं पे रेस्ट करना है, यहीं पे इनके लॉकर रूम है। वॉशरूम है यहाँ पे मैम या पब्लिक वाले? ऑपरेशन थिएटर का एक कॉमन वॉशरूम में नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, ओटी, ये एक टाइम में कितना स्टाफ होगा यहाँ पे? मोर देन 20। तो 20 स्टाफ के लिए एक कॉमन टॉयलेट, आप अंदाजा लगाइए। आप ये डीडीआर की वॉल्स को भी कवर कीजिए, ये जरा दीवार भी देख लीजिए, ये इतनी लीक करती है, ये लीक करती है, पानी टपके हुए के निशान अभी भी यहाँ पर हैं। और ये बारिश का हाल है, पानी इतना होता है कि काई लगी हुई है और इन हालात में डॉक्टर काम कर रहे हैं। अब जरा टॉयलेट देखिए, डॉक्टर्स किन हालात में काम कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। इधर ये टॉयलेट की सीट है जो टूटी हुई है, यहाँ इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया बहुत सालों से, वो ऊपर शीशा टूटा हुआ है। इस हालात में डॉक्टर्स रह रहे हैं। ये वार्ड नंबर 12 का डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है
उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर यहाँ 12 से 36 घंटे तक लगातार काम करते रहें, यहाँ रुकें और इस स्थिति में यहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। ये वार्ड दर वार्ड स्थिति यही है। आप डॉक्टर्स से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे इन हालात में 24, 36, 48 घंटे तक रहते हुए। किसी भी वक्त इस तरह के डॉक्टर्स रूम में 4 से 5 डॉक्टर मेल फीमेल इकट्ठे मौजूद होते हैं। यहाँ सेपरेशन नहीं है कि मेल्स के लिए अलग रूम हो या फीमेल्स के लिए अलग रूम हो, वॉशरूम तक नहीं है, तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। जीटीबी अस्पताल का हाल आपने देख लिया। कैमरे पर सच्चाई आपके सामने है। जहां हर दिन लगभग 6000 पेशेंट्स इलाज के लिए आते हों, जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए ना तो अलग से रूम है, ना कोई बेडशीट है, ना कोई पर्दे हैं, ना सलीके के चेयर हैं। वो भी बाबा आदम के ज़माने के हैं जो दिखते भी हैं। ज़रा सोचिए, बेड पर जो गद्दे लगे हुए थे उसकी हालत कैसी थी? लग रही थी ना दयनीय। और सबसे बुरी कंडीशन में तो वहाँ के वॉशरूम हैं। खैर, अब मैं आपको दिल्ली का एक और बड़ा अस्पताल दिखाती हूँ, हिंदूराव अस्पताल। यहाँ आप चलिए, वहाँ की स्थिति आप देखिए और किन परिस्थितियों में डॉक्टर्स जान बचाने का काम करते हैं। लाइफ सेविंग जॉब में वो हैं, लेकिन वो खुद किस परिस्थिति में है वो देखिए। इस समय हम राजधानी दिल्ली के हिंदूराव सरकारी अस्पताल में मौजूद है। एमसीडी के अंदर ये अस्पताल आता है। इमरजेंसी बिल्डिंग का 3rd फ्लोर है, जहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी रूम है। बहुत छोटा सा डॉक्टर ड्यूटी रूम है, 2 बेड का। डॉक्टर्स ड्यूटी रूम की जो कंडीशन है वो तो ख़राब है ही, मगर जो असल तस्वीर है वो ये है कि इस 3rd फ्लोर पे फ़िलहाल कोई गार्ड मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स जब यहाँ रेस्ट करने आते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की इंतज़ाम जो है वो क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे शाम का वक्त है इसलिए मरीज़ हैं, लेकिन जब रात का समय होता है तो यहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम नहीं होते हैं। बगल में लेबर रूम है वो बंद है। डॉक्टर्स कई महीनों से ये कंप्लेन करते आ रहे हैं कि गार्ड इस फ्लोर पे होना चाहिए, लेकिन गार्ड मौजूद नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स रात को यहाँ तक कि दिन में भी इस फ्लोर पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। देश की राजधानी के 2 अस्पतालों का हाल आपने देखा। अब दूसरे राज्यों में भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स कितने सुरक्षित हैं ये आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको लेकर चलती हूँ हैदराबाद। यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है उस्मानिया हॉस्पिटल, जो निज़ाम के ज़माने से बना हुआ है। यहाँ हर रोज़ करीब 3000 मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुँचते हैं। लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए क्या व्यवस्था है ये आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसे व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था कहेंगे। इस वक्त हैदराबाद के जाने माने और सबसे पुराने उस्मानिया अस्पताल में है और ये जो आप देख रहे हैं यही इंटर्न्स का रूम है। यहाँ पर कोई जेंडर को लेकर कोई अलग ये नहीं दिख रहा है कि फीमेल के लिए अलग रूम्स है या मेल के लिए अलग रूम्स है, यही रूम्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बदतर हालात में ये बेड दिख रहे हैं और यहाँ पर बेडशीट तक जो है फटे हुए दिख रहे हैं। और ऐसे ही हालात में यहाँ पर 36 घंटे की जो ड्यूटी करने की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंटर्न्स कर रहे हैं, उसके बाद अगर उस बीच में अगर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए आते हैं तो इन हालातों में उनको यहाँ पर सोना पड़ रहा है। ये 2 बाथरूम्स हैं और बहुत ही गंदे और एक तरीके से कह सकते हैं कि बदबूदार बाथरूम्स है जैसे सरकारी अस्पताल के होते हैं, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ऐसी ही सुविधा जो है वो यहाँ पर दी गई है। सिर्फ 2 बाथरूम्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वॉशरूम की बात करें या फिर वॉश बेसिन की बात करें, सबके सब जो है बहुत ही बुरे हालात में है। और यही बेड्स है जहाँ पर ये डॉक्टर्स होते हैं और एक डॉक्टर जो अभी आपको आराम करते हुए भी दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये बेडशीट जो है फटी हुई बेडशीट है, जहाँ पर जिसको जो है रात के वक्त में अगर कोई यहाँ पर आकर सोना भी चाहे तो ऐसे बेडशीट्स और ऐसी हालत में जो है उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि कहीं पर भी पानी की सुविधा तक नहीं है। पूरे अस्पताल में भी हम लोगों को जहाँ पर मरीज दिखते हैं, जो मेन ब्लॉक है, वहां पर ही सिर्फ पानी जो है वो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी के लिए, खासकर डॉक्टरों को इमरजेंसी में अगर पीने के पानी की भी जरूरत हो तो वो तक यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पानी किस तरीके से लीक हुआ पड़ा है, पानी तक यहाँ पर आपको फर्श पर दिख सकता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोतल का पानी गिराया गया है, जाहिर तौर पर पानी जो है या तो वॉशरूम से लीक होकर आया है या फिर दूसरे कमरे से यहाँ पर लीक हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बारिश के भी हालात है हैदराबाद में, तो संभवतः वो भी वजह हो सकती है। इन हालातों में जो है आप यहाँ पर रह रही हैं, कितना डर है यहाँ पर। इंटर्न कितना सेफ है इंटर्न रूम यहाँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप देख सकते हो यहाँ का अकोमोडेशन उतना अच्छा नहीं है और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं, चूहे बिल्ली और भी आते हैं। एक दिन मैं वहाँ पे उस बेड पे सो रही थी और मेरे को 3 to 4 आवर्स स्लीप मिलेगी पर नाइट, और उस टाइम एक बिल्ली आके फेस के ऊपर जंप कर रही थी। और यहाँ पे अब जैसे लड़के और लड़कियों के लिए सिर्फ ये एक ही प्लेस है, और अगर उस अंदर बेड को एक्सेस करना है तो 3 लोगों के ऊपर जंप करके जाना पड़ता है, और कभी कभी रातों में वो भी नहीं मिलता, और समर्स में फैन काफी नहीं रहते और कूलर सिर्फ वहां पे है, तो उन 2-3 बेड्स को हवा मिलती है और बाकी हम सब जिस पसीने में सोते हैं। और या बेडशीट वो सब भी ज्यादातर कहाँ तक मेंटेन होते हैं हमें पता नहीं। कभी कभी यहाँ पे मुझे ब्लड प्रिंट्स भी मिले थे। आई मीन डॉक्टर्स आते हैं रात में, किस तरह सोते मेरे को मुझे पता नहीं, तो बहुत बेटर कर सकते हैं। और वॉशरूम्स भी बहुत प्रॉब्लम होती है। देयर इज जस्ट 2 बाथरूम्स है लड़के और लड़कियों के लिए, एंड हाइजीनिक बिल्कुल नहीं लगता हमें। मरीजों से किसी तरह की कभी कोई दिक्कत हुई है? मरीजों से नहीं, बट मरीजों की अटेंडर से बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अभी कैजुअलिटी से आ रही हूँ, वो हम पे चिल्लाते हैं। हम बहुत अंडरस्टाफ्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब पेशेंट को करेक्टली टाइम पे नहीं दे सकते तो वो हम पे चिल्लाते हैं, हमें धमकी भी देते हैं कभी कभी। तो पर्सनली मुझे मरीजों और उनके अटेंडर से बहुत डर लगता है। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मेडिकोज की चिंता है कि जिस तरह के हालात हुए हैं और जिस तरह के हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस असुरक्षित जगह पर जो है वो लोग काम कर रहे हैं, और साथ ही में कितना अनहाइजीनिक है। जिस तरीके से खुद डॉक्टर बता रही है कि बहुत ही अनहाइजीनिक प्लेसेस में वो काम कर रहे हैं। और सोचिए, इसके बावजूद वो अपना काम कर रहे हैं। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल का हाल आपने देख लिया, कैसे मेल फीमेल डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम से लेकर बाथरूम तक नहीं है, अलग अलग सब कुछ उन्हें शेयर करना पड़ता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जताई और टास्क फोर्स से इस पर रिपोर्ट मांगी। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं देश के एक और बड़े अस्पताल जिनकी गिनती टॉप 10 हॉस्पिटल्स में होती है। चंडीगढ़ का पीजीआई हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टर्स कितने सुरक्षित हैं, देखिए जरा। हम मौजूद हैं पीजीआई, चंडीगढ़ का एक नामी ग्रामी अस्पताल है। कैमरा और माइक अंदर अलाउड नहीं था, लिहाजा मोबाइल के सहारे हम यहाँ की वास्तविकता आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नामी ग्रामी अस्पताल है, ये जो डॉक्टर्स हैं उनका ये रेस्ट रूम है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर्स का एक ही रेस्ट रूम है, जो हमें बताया गया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो खुद पिक्चर में नहीं आना चाहते हैं। और ये इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये रेस्ट रूम की है, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 5 जो बेड हैं वो लगे हुए हैं, और ये अलग अलग बेड हैं। ये रेस्ट रूम के अंदर बेड लगे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही रूम रखा गया है। और जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर डॉक्टर्स ही रेस्ट करते हैं, और भी जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आकर कई बार बैठ जाते हैं। और ये आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, काफी छोटा सा रूम है, और उसके अंदर अगर मैं आपको टॉयलेट यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे टॉयलेट दिखाता हूं तो टॉयलेट की आप तस्वीर देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए टॉयलेट भी यहाँ पर एक ही टॉयलेट है मेल और फीमेल के लिए। ये यहाँ की टॉयलेट है, और काफी ज्यादा दिक्कत जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सामना करना पड़ता है। उनका ये कहना है कि मेल और फीमेल एक ही टॉयलेट है, कई बार काफी ज्यादा दिक्कत होती है। रेस्ट रूम भी एक ही है, लिहाजा काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो डॉक्टर्स को यहाँ पर झेलनी पड़ती है, क्योंकि बाहर ही मरीज हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं रहता। ये जैसे मैं दरवाजा खोलूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं भी इजिली आसानी से अंदर आ गया यहाँ पे, और मेरे को किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, मैं आराम से अंदर आया हूँ। कोई सिक्योरिटी मुझसे पूछा नहीं गया कि आप डॉक्टर्स के रूम के अंदर क्या करने जा रहे हो। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप ये डॉक्टर्स रेस्ट रूम की तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, और आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि कोलकाता में जो हुआ वहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ जिस तरह का बर्ताव वहां पर किया गया, और यहाँ पर मैं बिना बेरोक सीधा पीजीआई के डॉक्टर्स के रेस्ट रूम के अंदर पहुंच चुका हूं। मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, और सिक्योरिटी का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं। चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल के डॉक्टर्स रूम में डॉक्टर्स को आराम करने के लिए बेड तो मिल गए, लेकिन लेडीज और जेंट्स डॉक्टर्स के लिए कमरा एक ही दे दिया गया।
एक ही बाथरूम रखा गया। पटना के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल IGIMS में तो और बुरा हाल है। यहाँ तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर रूम है उसमें एक ही बेड है। जरा सोचिए, अगर मेल फीमेल डॉक्टर्स अचानक से 2 से 3 संख्या में यहाँ आराम करने के लिए आ गए तो कहाँ आराम करेंगे? पटना के IGIMS अस्पताल में है और ये इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ डॉक्टरों का रेस्ट रूम है। आप देखिए इमरजेंसी HDU, और ये रेस्ट रूम है जिसमें सिर्फ एक बेड है। एक बेड है, एक छोटा सा बगल में यहाँ पर बेसिन दे दिया गया है और बहुत ही छोटा कमरा है। ऊपर के हिस्से में एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन उसका जो बाहरी हिस्सा है वो खुला हुआ है और जो बिजली का एक बोर्ड नज़र आ रहा है वो भी किसी तरह से उसे चिपका कर काम चलाया जा रहा है। तो ऐसे हालात हैं। एक हिस्सा ऊपर का आप देखिए, ये जो सीलिंग है वो हटा हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ कोई जो वॉशरूम है या जो टॉयलेट है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उससे अलग है। ठीक बगल के हिस्से में यहाँ पर है ये टॉयलेट है। हालांकि ये काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है और कमरे भी अच्छे हैं। हालांकि सिर्फ एक बेड है। पटना के IGIMS अस्पताल में हर दिन करीब 3000 मरीज आते हैं। अब जरा सोचिए कि इमरजेंसी में जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है वो डॉक्टर्स आराम अगर करना भी चाहें तो आराम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे जब रूम में एक ही बेड हो? 2 मेल डॉक्टर्स हों या 2 फीमेल डॉक्टर्स हों तब उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? सोचिए, एक मेल और एक फीमेल डॉक्टर हो तो क्या एक ही बेड पर एडजस्ट करेंगे? तो इसका मतलब तो ये कि डॉक्टर्स को आराम करने का अधिकार भी नहीं है, उनके लिए एक सुरक्षित माहौल भी नहीं है और इसलिए डॉक्टर्स के ऐसी वर्किंग कंडीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और ये चिंता जायज है और इसलिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें डॉक्टर्स से यही पूछा जाएगा कि आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपके अस्पतालों में आखिर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये आपको लखनऊ के लोहिया अस्पताल लेकर चलती हूँ। वहां पर रेस्ट रूम तो चकाचक है, बहुत सुंदर, बढ़िया, शानदार, लेकिन लेडीज और जेंट्स के लिए एक ही है। लखनऊ के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक माने जाने वाले लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं और लोहिया अस्पताल में अगर बात किया जाए कि इमरजेंसी एरिया की, तो इमरजेंसी एरिया में दिन भर में लगभग 5000 पेशेंट ट्रीट किए जाते होंगे, लेकिन जो डॉक्टर्स यहाँ पर इलाज करते हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स होते हैं, मेल डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनको आराम करना होता है तो वो आराम करने के लिए इसी सोफे पर आकर के एक ही है जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हों, सीनियर डॉक्टर्स हों, जूनियर डॉक्टर्स हों, वो आकर के यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए आराम करने की, अगर डॉक्टर्स 24 आवर्स की, 36 आवर्स की और 48 आवर्स की लगातार पैनिक ड्यूटी करते हैं, लगातार ड्यूटी करते हैं, तो उनको अगर आराम करना होगा तो यही वो एरिया है जहाँ पर फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर या फिर मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर बैठ के आराम कर सकते हैं। रिगरस आवर्स की ड्यूटी करने के बाद कई बार डॉक्टर्स को नींद भी लेनी होती है, क्योंकि उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता है कि कोई दूसरा आएगा उनकी मदद करने के लिए, उनको रिलीव करेगा, तो डॉक्टर्स को यहीं पे सोना भी पड़ता है। और ये हैरानी की बात है कि फीमेल डॉक्टर्स भी यहीं पे सोती हैं, मेल डॉक्टर्स भी यहीं पर सोते हैं। और ये लोहिया संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े संस्थानों में से एक होगा। एक वाटर कूलर है, वाटर कूलर तो एक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बैठने का इलाका फीमेल और मेल डॉक्टर्स का एक ही है। आराम करने के लिए जो बेड हैं वो भी फीमेल डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स का एक ही है। और इमरजेंसी भी अगर बात किया जाए तो लिखा तो जरूर है ये शौचालय सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, दिस टॉयलेट्स इज ओनली फॉर डॉक्टर्स, बट अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था ये है कि यहाँ पे भी फीमेल डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स कंबाइंड जाते हैं अलग से, यानी कि डेडिकेटेड अगर बात किया जाए कि फीमेल के लिए कोई यहाँ पर टॉयलेट है या नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। कैमरे पे भी कई सारे डॉक्टर्स ने इस बात का जिक्र किया कि कॉमन बाथरूम हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉमन जो जगह है आराम करने के लिए वो इस्तेमाल करना पड़ता है, आराम करने के लिए भी कॉमन जगह इस्तेमाल करना पड़ता है। हज़ारों की कंडीशन में पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, तादाद में पेशेंट्स आते हैं, उनका डॉक्टर्स यहाँ पर इलाज करते हैं। लोहिया संस्थान का लखनऊ में बड़ा नाम है, ज़बरदस्त नाम है, लेकिन इस बड़े संस्थान में भी महिलाओं डॉक्टर के लिए, फीमेल्स डॉक्टर के लिए, मेल डॉक्टर्स के लिए डेडिकेटेड अलग से रूम नहीं है। और यही वजह है कि ये जो डॉक्टर्स हैं प्रोटेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर लखनऊ में लोहिया संस्थान में इस तरीके के इंतजाम है कि महिला डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर को एक ही जहां बैठना पड़े, एक
सुप्रीम कोर्ट ने कल अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए थे। इसका जवाब ढूंढने के लिए ही नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, क्या एंट्री गेट पर चेकिंग की सुविधा है, रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है, ऐसे कमरों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सवाल ये कि मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है या नहीं, क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है या नहीं, क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमिटीज है या नहीं। बाथरूम्स वही मेल्स फीमेल्स के एक बाथरूम्स हैं एंड ये कॉमन प्रॉब्लम है सभी स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, स्टाफ के लिए कि वो कॉमन बाथरूम्स होते हैं। पेशेंट्स के लिए अलग हैं वार्ड्स में, वो तो पेशेंट्स जानते हैं कैसे होते हैं। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छी हालत में नहीं होते। इशू आता है नाइट ड्यूटीज़ के टाइम पे, क्योंकि यहाँ की स्ट्रीट्स जो हैं सारी कॉरिडोर्स हैं बहुत ही डिमली लिट हैं, कोई गार्ड्स नहीं होते हर जगह पे। तो हमें जब रात को आते हैं, आज तक हम इतना डरते भी नहीं थे बट अब हमें डर लग रहा है कि निकलते वक्त, उन्हीं सेम स्ट्रीट से निकलते वक्त डर लगता है, क्योंकि पेशेंट्स कोई रोक टोक नहीं है किसी के भी आने पर। सब पेशेंट्स, सब अटेंडेंट्स, सब कॉरिडोर्स में सड़कों पर ही सो रहे होते हैं रात के टाइम पर, जो भी वेटिंग में होते हैं या जिन्हें अगले दिन ओपीडी में दिखाना है। तो ऐसे में कोई सिक्योरिटी नहीं है। गार्ड वो यूजुअली अनआर्म्ड होते हैं और उनकी मोस्टली एज्ड होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। तो ऐसे में उनसे भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक गार्ड हमें 10 या 15 अटेंडेंट से सेव कर पाएगा। ठीक है, उसमें हमें हम अपने कलीग्स को बुलाते हैं या जो भी है, पर वो गार्ड हमें नहीं सेव कर सकता। तो ऐसे में हम हमेशा अनसेफ, स्पेशली नाइट ड्यूटी के टाइम पे, क्योंकि डे ड्यूटी के टाइम पे यूजुअली रहता है कि पूरा डिपार्टमेंट होता है तो अटेंडेंट्स भी कुछ कहने से या बोलने से डरते हैं। बट रात को वो अपना आई डोंट नो राइट समझते हैं या वो ऐसी मेंटल कंडीशन में आते हैं कि वो कुछ भी हमें बोल सकते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है जो हम इग्नोर करते हैं, वो हमें अटैक करते हैं या कुछ भी कहते हैं। वर्बल अब्यूज़ तो बहुत कॉमन है, वो तो होता ही रहता है। ज़रा सुना आपने डॉक्टर्स का क्या कहना है। ये तो इतनी बार होता है कि हमें कई बार इग्नोर करना पड़ता है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और सोचिए ऐसी हालत में भी वो अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, क्योंकि उनका पेशा सेवा का है। अस्पतालों में डॉक्टर्स के हालात कैसे हैं, मैंने हर अस्पताल की स्थिति आपको दिखाई। इन्हीं की मांगों को लेकर डॉक्टर्स अब लगातार सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट उनका अधिकार है, क्योंकि जो आंखों देखी देखने के बाद भी अनदेखा कर रहा है वो तो अस्पताल का प्रशासन है, वो तो सरकारें हैं, वो तो मंत्रालय हैं जो इन डॉक्टर्स की सुध नहीं ले रहा। कोलकाता में आज सभी 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और डॉक्टर सड़कों पर है। वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। थोड़ी देर में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ डॉक्टर्स के इस मार्च में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। ओंकार, आज राजधर्म में हमने देश के अलग अलग अस्पतालों में क्या कंडीशन है वो दिखाई, लेकिन सबसे ज़्यादा भयावह घटना जो कोलकाता में घटी है उसके बाद से डॉक्टर्स का आक्रोश कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। आज की तस्वीरें क्या कह रही हैं? आज जैसे कि देखा गया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और कोलकाता में जो 5 मेडिकल कॉलेज और भी है, वो सभी छात्रों ने आज स्वास्थ्य भवन पर जो देखा गया है कि एजिटेशन कर रहे हैं। वो लोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स से यानी कि सीबीआई दफ्तर से होते हुए सीधा स्वास्थ्य भवन पे पहुंचे और स्वास्थ्य भवन के रास्ते के ऊपर सब कोई बैठ के प्रदर्शन करने लगे। उनका मांग सिर्फ एक ही है कि जल्द से जल्द ये जो कल्प्रिट्स है वो कल्प्रिट को पकड़े जाना चाहिए और डॉक्टरों की जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, वो सुनिश्चित कर दी जाए। हालांकि देखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कल जो राय दिया उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज, देखिए ये जो सुनिश्चित करने वाली बात होती है ना, तमाम तरीके से कानून तैयार किए जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता। आज हंगामा खड़ा हुआ है, डॉक्टर सड़क पर हैं, आवाज उठा रहे हैं। अगर आज भी इस मामले को गंभीरता से नहीं डील किया गया तो ये भी बाकी मामलों की तरह आया और गया हो जाएगा। और इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की चाहे टिप्पणियां हो, चाहे टास्क फोर्स का गठन हो या फिर आज सड़कों पर हो रहा ये प्रोटेस्ट हो, हर किसी की अपनी एक भूमिका है, हर किसी की अपनी एक वैल्यू है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका पूरी जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए।